नमस्कार, मैं तुलिका सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 21। सरगुजा जिले से कोयला तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लखनपुर थाना क्षेत्र की अमेरा खदान में कोयला चोरी के मामले में पुलिस ने दबिश देकर 33 ग्रामीणों को गिरफ्तार किया है। इनमें 18 महिलाएं और 15 पुरुष शामिल हैं। पुलिस को लंबे समय से अमेरा खदान से कोयला चोरी की शिकायतें मिल रही थी। इन शिकायतों के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 25 मोटरसाइकिल, 40 साइकिल और 1.5 टन कोयला जब्त किया है। इस कार्रवाई में जहां एक और ग्रामीणों पर शिकंजा कसा गया है, वहीं कोल माफियाओं के खिलाफ कोई ठोस कदम न उठाए जाने से प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लखनपुर तहसील की SECL अमेरा खदान में लंबे समय से कोयला चोरी और माफियाओं की गतिविधियों की शिकायतें थीं, लेकिन अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी। ये कार्रवाई केवल ग्रामीणों तक सीमित रहना कई बड़े सवाल खड़े करता है। ये घटना प्रशासन की निष्क्रियता और कोल माफियाओं पर सख्ती न होने का बड़ा उदाहरण है। आखिर कोल माफियाओं पर प्रशासन इतना मेहरबान क्यों है, ये सोचने का विषय है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विनीत मिश्रा जी, संगठित पत्रकार संघ प्रदेश प्रवक्ता छत्तीसगढ़, वीरेंद्र सिंह देव, कांग्रेस प्रवक्ता लखनपुर, और धर्मेंद्र कुमार झारिया, स्थानीय पत्रकार, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान जिला ब्यूरो सरगुजा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा सबसे पहला सवाल रहेगा कि जब भी ऐसे कोई छोटे अपराधी रहते हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है, लेकिन बड़े बड़े माफियाओं पर कार्रवाई करने में इतना समय क्यों लगता है? बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। पहले तो आपके दर्शकों को और जितने भी पैनलिस्ट हैं सबको हमारी तरफ से बहुत प्रणाम और शुभकामनाएं कि आप लोग इस अच्छे मुद्दे पे ये डिबेट रखा आप लोगों ने। साइकिल या बोरे में भर के नहीं होती है तस्करी। बड़ी बड़ी ट्रकों पे बड़ी बड़ी मशीनरी लगा के जो अवैध कोयला हमारे जिले से, हमारे प्रदेश से बाहर जा रहा है, वो अवैध कोयला है और वो तस्कर है। तो पहले तो उन पे लगाम लगाना जरूरी है। ये जो ग्रामीणों पे जो कार्रवाई हुई है, इसको तो हम अनुचित समझते हैं। वो अपनी आजीविका के लिए मान लीजिए 1 बोरा या 2 बोरा बेच भी दे रहे हैं, तो वो खरीद कौन रहा है? अगर हम उनको पकड़े तो शायद वो ज्यादा बेनिफिट होगा सरकार के लिए भी, क्योंकि तमाम तरीके की गैस की योजनाएं सरकार ने चला रखी हैं। चाहे वो होटलों पे बेच रहे हों तो उनके लिए गैस है। जी नमस्ते। मैं अपनी तरफ से कुछ बातें रखना चाहता हूँ। देखिए, अभी बीजेपी की सरकार है, पूर्व में 5 साल कांग्रेस की सरकार थी। हमारा जो विधानसभा है, आदरणीय महाराज साहब जो पूर्व डिप्टी CM थे, वो कार्यरत थे, अब चेंज हो गए हैं। लेकिन पहले ही बड़े बड़े कोल माफिया थे, उनके ऊपर कार्रवाई हुआ था। कुछ कोल माफिया ऐसे भी थे जिनके ऊपर जिला बदर की कार्रवाई किया गया था। अभी देखिए, ग्रामीणों के ऊपर कार्रवाई किया गया है। इससे पूर्व में ग्रामीणों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया गया था। अभी जितने भी बड़े बड़े कोल माफिया हैं, सब पुलिस के और प्रशासन के पहुंच से दूर हैं। अभी जितने भी हमारे गांव के जो महिलाएं जो गिरफ्तार हुए थे, जो पुरुष गिरफ्तार हुए हैं, वहां कोयला चोरी करने नहीं गए, सिर्फ अपने परिवार से खेत है, नजदीक है, धान कटाई हुआ है, कोई गेहूं बुन रहा है, कोई धान लगा रहा है। सर, आपकी आवाज कट गई है। किसी तकनीकी कारणवश हम संपर्क साधने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन वीरेंद्र जी, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी। कांग्रेस के शासनकाल 5 साल कांग्रेस की भी सरकार रही, कितनी कार्रवाई हुई? कांग्रेस की शासनकाल में भी कार्रवाई हुआ है। उसमें कुछ नामचीन बड़े गिरोह भी थे, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुआ था। हमको भी जानकारी है कि बड़े बड़े ट्रकों में उस समय कोशिश किया जा रहा था, लेकिन आदरणीय महाराजा साहब के निर्देश पे और पुलिस की कार्रवाई से लगाम लगा भी था। कई ठो अमेरा खदान के बगल में और भी हमारे और भी गांव में कई ठो खदानें चलती थी, वो भी बंद हो गई है।
और अब सिर्फ ये अमेरा की जो खदान है वही चल रही है। तो कांग्रेस के शासन काल में तो जरूर जो माफिया थे, कोल माफिया थे, उनके ऊपर कार्रवाई किया गया है, लेकिन अभी जो ग्रामीणों के ऊपर कार्रवाई किया गया है वो बिल्कुल ही अनुचित है। इसके ऊपर प्रशासन को और कार्रवाई करना चाहिए, बड़े माफियाओं को उन के पर ऊपर। कार्रवाई कब होगी, सवाल ये खड़े होते हैं। प्रशासन तो जब चाहे, पुलिस प्रशासन जब चाहे कार्रवाई कर सकती है। जब यहाँ कोयला माफियाओं को पकड़ने के लिए जाती है तो उनको पहले से खबर कर दिया जाता है कि यहाँ पर छापे पड़ रहे हैं, तो कोयला माफिया कैसे पकड़ाएंगे? सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोयला माफियाओं को पकड़ने के लिए पहले से सूचित न करें। पुलिस की साठगांठ की वजह से ऐसा सब इतने छोटे मोटे कार्रवाई हो रही है। बड़े कार्रवाई करने के लिए निष्पक्ष रूप से काम करेंगे तभी कार्रवाई संभव है। है पहुंचकर भी कहीं ना कहीं अनदेखा कर रही ऑडियो नहीं आ रही है मैम। कर रही है, इसकी वजह आखिरकार कब सामने आएगी ये देखने वाली बात होगी। खैर मैं धर्मेंद्र जी आपस आना चाहूंगी और आपसे सवाल लेना चाहूंगी कि अभी हमने हाल ही में देखा रायपुर में मोबाइल ब्रिज का निर्माण हुआ था, किक्का डामरीकरण हुआ था, रिपेयरिंग का काम हुआ था, लेकिन महज 24 घंटे के भीतर ही रोड जो है वो पूरा उखड़ गया। बाद में डिप्टी सीएम जो है हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर भी हैं अरुण साव जी, वो गए थे वहां पे, निरीक्षण करने गए थे और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब हो रहा था, जब कार्य किया जा रहा था, निर्माण कार्य, तब क्यों नहीं वो पहुंचे और तब वो कहाँ गायब थे? तब उन्होंने क्यों निरीक्षण नहीं किया? वो फिर से बच जाएंगे। अब डिप्टी सीएम की जब रोड खराब हुआ तो इसके बाद डिप्टी सीएम निरीक्षण करने गए थे, इसके बावजूद अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो सरकार और प्रशासन की भारी घोर लापरवाही है। और जब इतना सब निरीक्षण करने के बाद यदि हम फिर से उम्मीद लगाएं कार्रवाई होगा तो ये तो नामुमकिन सी बात है। जब उनके निरीक्षण करने के बाद कार्रवाई नहीं हो रहा है तो हम लोग कैसे माने ग्रामीण लोग की हम लोग को न्याय मिल पाएगा? क्योंकि हम लोग भी तो कई बार उसका निवेदन किए हैं हम लोग कि कोयला जो माफिया है वो हमारे पहुंच से दूर हो जाते हैं, जिसमें सिर्फ गांव घर के छोटे मोटे लोग हैं जो अपने परिवार चलाते हैं कोयला से, उन्हीं लोग गिरफ्तार में आते हैं, बाकी लोग को कोयला माफिया हो पहुंच से दूर है। तो ये तो प्रशासन की लापरवाही, इस पर जरूर कार्रवाई करना चाहिए और सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। सर, ये जो ग्रामीण कोयला लेके जा रहे थे, 1.5 टन कोयला लेके जा रहे थे, तो आखिर कहीं ना कहीं किसी खरीदार के पास ही लेके जा रहे होंगे, जो कहीं ना कहीं कोई बड़ा कोल माफिया हो सकता है। उस तक प्रशासन कब पहुंचेगी? उस तक कार्रवाई कब होगी? इसका जवाब मैं दे दूं। ये जो 1.5 टन कोयला था वो पूर्व से माफियाओं के द्वारा वहां इकट्ठा किया गया था। ग्रामीण लोग तो वहां बस छोटा एक बोरी लेके जाते हैं, उतना इकट्ठा नहीं करते हैं। इकट्ठा करना माफियाओं का काम है। और पुलिस के अचानक खबर मिला तो माफिया वहां छोड़कर भाग गया और ग्रामीण फंस गए। और ऐसे ग्रामीण जो सिर्फ अपना दिन भर का रोजी रोटी चलाने के लिए, या कहना चाहिए ना, चूल्हे जलाने के लिए जो कोयला का उपयोग करते हैं, ऐसे लोग फंस गए। और जो इकट्ठा करने वाला काम है माफियाओं का काम है, और ग्रामीणों को उससे कोई लेना देना नहीं है। विनीत मिश्रा जी, इस पर आप क्या कहेंगे? सेम सवाल आपसे भी है। जी, सबसे पहले न्यूज़ 21 के दर्शकों को नमस्कार रहेगा मेरा। छत्तीसगढ़ में काफी आपका चैनल देखा जा रहा है, उसके लिए आपको साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जब अमेरा खदान खुला था तब से वहां पर कोयले की चोरी चालू है। अब आप देखिए, वहां जीएम होते हैं, खदान में जीएम होते हैं, सुरक्षा की व्यवस्था होती है। कॉलरी खदान में सभी अधिकारियों के सामने इस तरह का व्यापक स्तर पर कोयले की चोरी कहीं ना कहीं माफियाओं की साठगांठ बिल्कुल सामने लाती है।
आपको बता दूं कि जो ये अमेरा खदान है, आप विजुअल में भी जो दिखा रहे हैं, छोटे छोटे गड्ढे कर दिए गए हैं खदान के आसपास, जिनमें जो मजदूर हैं वो घुसकर कोयला निकालते हैं और निकाल कर इकट्ठा करते हैं, उसके बाद माफियाओं को बेच देते हैं। तो जिस तरह भाई साहब बता रहे थे कि मजदूरों के ऊपर कार्रवाई की गई, देखिए क्या है कि माफिया जो है इन मजदूरों के द्वारा कोयला निकलवाते हैं वहां से और अपनी अपनी बड़ी गाड़ियां ले जाकर बदले जाते हैं। तो 2 आदमी 3 आदमी साइकिल और गाड़ी, मोटरसाइकिल और साइकिल जब्त करती है। 1.5 क्विंटल 2 क्विंटल 40 कुंटल 50 कुंटल इस तरह की कोयला जब्त करती है और ग्रामीणों को अंदर डालकर उस पर कार्रवाई करती है। अगर माफिया जो है वो पकड़ में आए तो इस तरह की कोयला चोरी रुके, लेकिन अगर भाजपा का शासन हो या कांग्रेस का शासन हो, ये माफिया अपना जो है कहीं ना कहीं अपनी सेटिंग बना लेते हैं और इन पर कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई है। जी वीरेंद्र सिंह देव जी, आपसे सवाल रहेगा मेरा, क्या कहेंगे जो तमाम जो विनीत मिश्रा जी ने अभी आरोप लगाए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? आपकी भी सरकार थी इससे पहले 5 साल, उजागर हुई क्यों नहीं? क्या पत्रकारिता उस समय अच्छी नहीं चल रही थी या क्या था? आज ये चीजें पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेके एक चिंतनीय स्थिति बनी हुई है। वो सरगुजा का ये एक जो आप आज जिस मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं, खनन माफिया का, खनन माफिया अगर कहेंगे तो रेत से लेके आपका कोयला तक, आप आज भी हमारे यहाँ दिन में बैठ जाइए, सैकड़ों गाड़ियां रेत जा रहा है, शहरों में जा रहा है, कहाँ जा रहा है। बड़े बड़े माफिया उसमें भी लगे हुए हैं, लेकिन पकड़े कौन जाते हैं? जो ग्रामीण अपना घर बनाने के लिए एक ट्रिप बालू अगर उठाता है तो वो उसके ट्रैक्टर पे कार्रवाई होती है, उसको रोका जाता है, उसको पकड़ा जाता है, कोर्ट तक जाता है वो। लेकिन जो सैकड़ों गाड़ी निकाल रहे हैं उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और आज जिस शासन जिसका है, सवाल तो उससे पूछे जाएंगे। बीते समय में जो हुआ, चलिए वो चला गया, अगर कांग्रेस ने नहीं किया था तो कांग्रेस ने उसका खामियाजा भुगता, लेकिन आज के समय में जो वर्तमान सरकार है उसके पास ऐसी कौन सी कमी है कि वो कार्रवाई नहीं हुई थी, मतलब है ना? नहीं, ये इस चीज से हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि इस चीज के साक्षी हम चलिए मान रहे कि पत्रकारिता अच्छे से नहीं हुई, हमने उजागर नहीं किया, अगर कार्रवाई की भी गई तो हमारी तरफ से नहीं दिखाया गया। मैं आपसे सवाल ले रही हूँ, इसलिए ले रही हूँ, आप बता दीजिए कितनी कार्रवाई की गई? नहीं, पत्रकारिता पे सवाल नहीं उठा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि हम जिस चीज को देखे हैं, 2-2 गाड़ी बड़े बड़े ट्रक में भर के रेत हमारे यहाँ जब्त हुआ, जो एक खदान से निकाल के और ले जाया जा रहा था। हमारे यहाँ टीआई थे प्रजापति साहब, उन्होंने जब्त किया, तमाम अमला रहा, तो वो संतोषजनक कार्रवाई थी। कोयले को लेके कई बार कार्रवाई हुई जिसमें बड़ी गाड़ियां पकड़ी गई, ग्रामीण नहीं पकड़े गए, बड़ी गाड़ियां पकड़ी गई। गाड़ियां आज भी आपको कहीं जयनगर थाने में या आपको उदयपुर थाने में दिख जाएंगी, आज भी गाड़ियां खड़ी हैं जो नहीं छूट पाई हैं, बड़ी गाड़ियां। लेकिन आज जिस निश्चिंतता से ये माफिया काम कर रहे हैं, उससे ये सवाल उठता है कि क्या सरकार इतनी असक्षम हो गई है कि इन माफियाओं पे लगाम नहीं लगा पा रही? और ये सिर्फ सरगुजा की बात नहीं, आप जैसा अभी आपने इशू उठाया वो मुआ रोड वाला, मुवा ओवरब्रिज, हाँ ओवरब्रिज पे, अब आज अपने बस्तर वाले जो पत्रकार थे, वो साथी थे, उस कांड के बाद किस पत्रकार में हिम्मत होगा कि किसी ठेकेदार पे वो कोई रिपोर्ट कर सके? आज तो पत्रकारों की सुरक्षा के पे आ गई है बात।
वो जी, सुरक्षित कहीं ना नहीं कहीं है। मुकेश चंद्राकर ने भी यही मुद्दा उठाया था, सड़क निर्माण में जो बिल्कुल। करप्शन था उसका मुद्दा उठाया था, और कुछ ही दिन बाद रायपुर में भी सड़क निर्माण में करप्शन का दिख गया खेल। लेकिन और सवाल आज है कि हम तो फिर से बोल रहे हैं कि आप लोगों की पत्रकारिता बहुत अच्छी है। वहाँ पे उन्होंने निरीक्षण किया, लेकिन निरीक्षण उन्होंने रोड जब खराब हो गया, जब रोड उखड़ने लग गया, जब मीडिया में सारी खबरें आई, तब वो निरीक्षण करने चले गए। वो तब कहाँ थे जब निर्माण किया जा रहा था? ये बड़ा सवाल उठता है। सरकार इस घेरे में आती है और बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ किसी तकनीकी कारणवश नहीं जुड़ पाए। अब हालांकि वजह तकनीकी थी या फिर कोई और वजह थी, ये तो सोचने वाला विषय है। खैर विनीत जी, मैं आप पर वापस आना चाहूंगी। अभी कहीं ना कहीं धर्मेंद्र जी ने, सॉरी माफ करिएगा, वीरेंद्र जी ने कई सवाल खड़े किए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में कई कार्रवाई की गई थी जो काफी ज्यादा संतोषजनक थी। आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, कार्रवाइयां तो होती रही हैं, मैंने बताया जी कि छूट-फूट कार्रवाइयां कई होती रही हैं, परंतु जो चोरी है उस पर रोक नहीं लग पा रही। आखिर क्यों? क्या जो माफिया हैं वो प्रशासन के साथ सांठ-गांठ कर लेते हैं, या जो सत्ता में पार्टी आती है उसके साथ सांठ-गांठ हो जाती है? आखिर ये चोर क्यों नहीं पकड़े जाते? ये जो माफिया है ये क्यों नहीं पकड़े जाते? ये चोरी क्यों नहीं रुकती? अगर भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े होते तो ये सवाल उनसे भी रहता। हमारे कांग्रेस के बड़े भैया जुड़े हुए हैं, इनसे भी सवाल है कि आखिर जो खदान प्रबंधन है वहां पर सिक्योरिटी भी होगी, वहां पर जीएम साहब बैठते हैं, लेकिन अगर मीडिया वहां पर कवरेज करने जाती है तो जो ये खदान प्रबंधन है वो साफ तौर पर रोक लगा देती है मीडिया पर। जीएम साहब बयान देने से बचते हैं। पुलिस के द्वारा इस तरह की कार्रवाई आप देखिए, 18 महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं, 18 महिलाओं को 15 पुरुष, जो ग्रामीण पुरुष हैं, अभी देखिए खेती किसानी का समय है, धान काटकर धान बेचने जा रहे हैं किसान। उस समय में इस तरह की कार्रवाई कि आप 33 ग्रामीणों को कोयला चोरी के आरोप में, जो मजदूर थे, उनको आप अरेस्ट कर रहे हैं, उनको आप जेल भेज दे रहे हैं, और किसी प्रकार की पार्टी की प्रक्रिया नहीं आती है। ना भाजपा इस पर प्रक्रिया देती है, ना कांग्रेस इस पर प्रक्रिया देती है कि आखिर ग्रामीण मजदूर, जो गरीब मजदूर हैं, अपना 500 रुपए 400 रुपए दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं, आखिर उन पर कार्रवाई क्यों की गई? और ये जो चोर माफिया बैठे हैं, जो चोरी कर रहे हैं प्रशासन के सामने, शासन के सामने, इतना मीडिया होने के बावजूद ये जो खदान प्रबंधन है उसके सामने चोरी कर रहे हैं, फिर भी ये बचे हुए हैं। ये सवाल है जी। सवाल तो कई हैं, कार्रवाई कब होगी ये बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि जब छोटे ग्रामीणों पर कार्रवाई हो सकती है तो आखिर माफियाओं को क्यों इतना संरक्षण मिल रहा है, उनको क्यों इतना सपोर्ट मिल रहा है? और अगर कोई पत्रकार इस पर सवाल उठाने जाता है और इन सारे करप्शन को उजागर करता है तो उसकी हत्या करवा दी जाती है। बहुत ज्यादा निंदनीय कृत्य है। ये पूरा एक नेशनल विषय बन चुका है, सिर्फ छत्तीसगढ़ का विषय नहीं है। मुकेश चंद्राकर की हत्या पर पूरा नेशनल प्रेस क्लब ने भी एक मीटिंग बैठाई, उन्होंने भी कई, और हमारे सीएम साय जी ने घोषणा कर दी है कि 10 लाख रुपए दिया जाएगा मुकेश चंद्राकर के परिजनों को। पत्रकार भवन बनाया जाएगा। कितना बड़ा स्कैम था वो, कितने करोड़ों रुपए का स्कैम था। 10 लाख रुपए उसके सामने क्या है? यही अगर कोई पत्रकार को अगर आप रिश्वत देके उसकी आवाज दबवा देंगे, अगर वो रिश्वत ले लेगा तो उसको 10 लाख रुपए से भी ज्यादा कमा सकता था शायद वो, लेकिन उसने वो कदम नहीं उठाया। उसने ये कदम उठाया कि नहीं, मैं एक पत्रकार हूं और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस भ्रष्टाचार को उजागर करूं और देश दुनिया के सामने लेकर जाऊं। तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ा और उसकी आज मृत्यु हो गई है। ये बहुत ज्यादा निंदनीय है। पूरा पत्रकार संघ समेत पूरा देश इसको लेकर काफी ज्यादा नाराज है।
इस पर बिल्कुल, कब कार्रवाई होगी? बहुत दुखद विषय था मुकेश चंद्राकर जी की हत्या, बहुत दुखद था। इस पर हमारे विष्णुदेव साय जी ने घोषणा किया है कुछ पैसे देंगे उनको और प्रेस क्लब का भवन मुकेश चंद्राकर के नाम पे बनेगा। जी तो ये झुंझुना है, पत्रकारों के लिए ये झुंझुना है। अपनी जान बिल्कुल। जोखिम में डालकर बस्तर जैसे वनांचल क्षेत्र में जहां कदम पर खतरा होता है, कहां लैंड माइंस बिछी हुई है, कहां नक्सलाइट घात लगाकर बैठे हुए हैं, ऐसे क्षेत्र में वो पत्रकारिता कर रहे थे मुकेश चंद्राकर जी। और उनके लिए ये चंद रुपए और एक प्रेस क्लब का भवन, ये मैं समझता हूं कि पत्रकारों को झुंझुना दिखाने के काम का है। जी बिल्कुल, क्योंकि मुकेश चंद्राकर जी तो पैसे के लिए काम नहीं कर रहे थे, वो अपना नाम कमाने के लिए तो काम नहीं कर रहे थे, वो तो भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए काम कर रहे थे और सरकार वो काम कर नहीं रही है। तो मुकेश चंद्राकर की जो हत्या हुई है, उसे मुझे नहीं लगता कि सरकार जो कदम उठा रही है वो बहुत ज्यादा सराहनीय है। देखिए सबसे पहली बात आपको बता दूं कि ये जो मुकेश चंद्राकर की हत्याकांड में जो मुख्य आरोपी है सुरेश चंद्राकर जी, इस तरह के जो लोग हैं इनको बढ़ावा कौन देता है? आप देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का नेता था, ये बड़ा नेता था, ठीक है। आप देखिए दैनिक भास्कर जैसे बड़े ब्रांड में पेड स्टोरी छापी गई थी इसकी, काफी वायरल हुआ यह बात जी। अगर पत्रकार मीडिया जगत ही इस तरह के भ्रष्टाचार लोगों से पैसे लेकर पेड स्टोरियां दिखाती रहेंगी, इनको दिग्गज नेता बताती रहेंगी, इनका सपोर्ट करती रहेंगी, इनको बॉस बनाती रहेंगी, तो इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी। आप देखिए पत्रकार के ऊपर अभी हमला हुआ बलरामपुर जिले में, पत्रकार के परिवार के 3 सदस्यों को मार दिया गया जमीन के विवाद के चलते, जिसमें लगभग 20-25 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पूरा गांव मिलकर मार रहा था उस पत्रकार के परिवार को। बिल्कुल नहीं है। पत्रकार सुरक्षा की बात हम संगठन वाले कई बार उठाते रहे हैं जी कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए, पत्रकारों को सुरक्षा दिया जाए, पर चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या अब जो साय सरकार है बीजेपी की सरकार, इनको कब सुनाई देगा हमारे जो तकलीफ है, हमारी जो पीड़ा है, पता नहीं इनके कानों में कब आएगी। जी, अभी बीच में पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर भी बात उठी थी, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए बातें तो भूपेश बघेल जाएगी, इन जो भ्रष्टाचार करने वाले जो माफिया हैं, जो ठेकेदार हैं, उन पर अगर कार्रवाई होगी ही नहीं तो पत्रकार कैसे सुरक्षित रहेगा? देखिए जो राजनीतिक पार्टियां हैं कहीं ना कहीं अपने सय को बचाने के लिए इस तरह के वादे करते रहती हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून लाया जाएगा, जल्द लाया जाएगा, पर अभी तक नहीं लाया गया। कुल मिलाकर 10 साल हो चुके पत्रकार सुरक्षा की मांग को लेकर, अभी तक किसी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। अब बात की आपने कि जो इस तरह के ठेकेदार हैं, इस तरह के भ्रष्ट चोर माफिया हैं, कोल माफिया हैं, रेत माफिया हैं, इनसे पत्रकार कैसे बचेंगे? तो आपको बता दूं कि एक खबर हमने अभी सूरजपुर से रोड की उठाई थी, मैंने उठाई थी। इस पर ठेकेदार ने मुझे भी मारने की और देख लेने की धमकी दे डाली। क्या है कि इनको हम ही बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हम इनको, जो जितने भी प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान हैं, मैं किसी एक व्यक्तिगत मीडिया संस्थान का नाम नहीं लूंगा, जितने भी प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान हैं, इन भ्रष्ट लोगों के खिलाफ जो पेड स्टोरियां चलाते हैं, जो विज्ञापन लगाते हैं, अगर मीडिया इनका सहयोग करना बंद कर दे तो कहीं ना कहीं ये जो इतने बड़े नेता बन गए, ये जो सुकेश चंद्राकर, जो मुकेश चंद्राकर के हत्यारे,
इतने बड़े नेता बन गए, इनको नेता किसने बनाया? मीडिया ने बनाया। जी, इनको स्टार किसने बनाया? इनको फेम किसने दिया? मीडिया ने दिया। कुछ चुनिंदा सही पत्रकार, ये जो भ्रष्ट लोगों के तलवे चाटने वाली मीडिया संस्थानें हैं, इनके इस व्यवहार की भेंट चढ़ जा रहे हैं कुछ चुनिंदा पत्रकार, जो सच दिखाना चाहते हैं, जो ग्राउंड जीरो पे जाते हैं, जो सच्चाई को लोगों के सामने लाना चाहते हैं, जिनको पैसे का कोई लोभ लालच नहीं है, ऐसे पत्रकारों को दबा रहे हैं ये बड़े बड़े जो मीडिया संस्थान हैं, जो पेड स्टोरियां चलाती हैं, जो विज्ञापन के लिए उनके भ्रष्ट कृत्यों को उजागर नहीं करते। ऐसे मीडिया संस्थान जो है कहीं ना कहीं यही रोक लगाते हैं इस तरह के पत्रकारों पे। जी बिल्कुल। और जो छोटे मोटे पत्रकार हैं, छोटे मोटे तो बिल्कुल नहीं कहूंगे क्योंकि वो काम बहुत बड़े बड़े करते हैं, तो ये काम बड़े बड़े पत्रकार क्यों नहीं कर पाते? जो नेशनल मीडिया में जो काम कर रहे हैं वो पत्रकार इन सारे जो खुलासे हैं, जो भ्रष्टाचार के खुलासे हैं, उनको खुलासे करने से क्यों डरता है? शायद अगर पूरा पत्रकार संघ एक साथ मिलकर काम करे और ये याद करे कि हमारा काम है भ्रष्टाचार को उजागर करना, सरकार की नाकामियों को उजागर करना, तो कहीं ना कहीं पत्रकार की सुरक्षा वैसे भी बढ़ जाएगी और सरकार को इसके खिलाफ कोई ना कोई कदम उठाना ही पड़ेगा, उनकी सुरक्षा के लिए कोई ना कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। खैर, समय का अभाव होते हुए इस विषय पर चर्चा करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय का अभाव है क्योंकि हम ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे। फिलहाल देखना होगा कि जो बड़े कोल माफिया हैं, इस मामले में जरूर कोई ना कोई बड़ा कोल माफिया होगा ही, क्योंकि अगर लेके जा रहे थे कोयला, 1.5 टन कोयला लेके जा रहे थे, उसका कोई ना कोई खरीदार जरूर होगा। प्रशासन उस तक कब पहुंचेगी, सरकार उस पर कब कार्रवाई करेगी, ये देखने वाली बात होगी। आगे की हर अपडेट के लिए बने रहिए News 21 के साथ। धन्यवाद।